प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम तनुज, लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गड़सा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज। आज स्टॉक एक्सचेंज के इस सेशन में हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। प्रिय विद्यार्थियों, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम जो है वो एक ऐसे बोर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, उसकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखता है। तो शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। इसके माध्यम से हम सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले लोगों को अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूंजी निर्गमन अधिनियम, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 लागू किया गया था। लेकिन ये एक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में असफल रहा और इसी की कमियों को दूर करने के लिए 1992 में इस कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट की जगह पर जो है वो ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। सेबी को क्यों बनाया गया, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, उसके बारे में कुछ यहां डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहला उद्देश्य सेबी को बनाने का। सेबी का प्रथम उद्देश्य शेयर बाजारों को नियंत्रित करना है ताकि उन पर व्यवहार करने वाले सभी पक्षकार, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं या फिर वो अपने शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसमें और भी पक्षकार होते हैं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सभी को जो है वो कुशल सेवाएं प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से जो है वो सेबी की स्थापना की गई। दूसरा उद्देश्य है इसको बनाने का प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब की सुरक्षा के हिसाब से जो है वो सेबी का निर्माण किया गया। निवेशकों के अभाव में पूंजी बाजार बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर्स नहीं है तो फिर कैपिटल मार्केट का भी कोई अर्थ नहीं है। जब तक कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं होंगे तो उस बाजार को बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टर से ही वो बाजार चल रहा है तो उन निवेशकों के हितों को सुरक्षा देना भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा का अर्थ यहाँ पर है, जैसे कंपनियों के द्वारा प्रोस्पेक्टस में दी जाने वाली गलत सूचनाओं से बचाना, और कभी अगर कोई इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा वापस लेना चाहता है, तो उस वक्त जो है वो शेयर बेचने में और या फिर पैसा कलेक्ट करने में किसी तरह का जो है वो रिस्क ना रहे, उसको कम करने के लिए भी जो है वो सेबी का बनाया जाना अनिवार्य था। तो हम ये कह सकते हैं कि सेबी जो है वो जितने भी इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उन्हें जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई गलत सूचना ना मिले। और अगर कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदना या बेचना चाहता है तो अगर वो खरीदना चाहता है तो उसे शेयर्स टाइम पे मिल जाएं, अगर वो बेचता है तो उसको उसका पैसा भी मिल जाए। तो इसलिए जो है वो इस सेबी का निर्माण आवश्यक था। अगला उद्देश्य है चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक ट्रेडिंग का अर्थ क्या है? आंतरिक ट्रेडिंग का अर्थ कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करना है। कुछ लोग जो है वो कंपनी की कई जानकारियां गुप्त रखते हैं और सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करते हैं अपने निजी लाभ के लिए। इससे आम निवेशकों के हितों को जो है वो ठेस पहुंचती है और इस प्रवृत्ति को रोका जाना बहुत जरूरी था। तो सेबी के माध्यम से इस इंटरनल या इनसाइडर ट्रेडिंग को जो है वो रोकने के कई प्रयास किए गए और हर तरह से जो है वो इन्वेस्टर्स को लाभ मिल सके, आम निवेशकों को भी, उसका ध्यान रखा गया। अगला उद्देश्य है कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। सेबी में जो है वो ब्रोकर्स का बहुत रोल है। पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए दलालों तथा अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर नजर रखना भी जरूरी है। कैपिटल मार्केट में दलाल या मध्यस्थ या ब्रोकर्स वो व्यक्ति होते हैं जो शेयर्स को खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स की, लेकिन वो किसी तरह की धोखाधड़ी ना कर सकें, इस कंट्रोल के लिए जो है वो सेबी को स्थापित करना जरूरी था।
तो ये हमारे सेबी के उद्देश्य थे कुछ एक, जहां पर जो है वो ये समझा गया कि सेबी को बनाना अनिवार्य है ताकि इन कार्यों को जो है वो पूर्ण किया जा सके। अब हम जो है वो सेबी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेबी के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शन दूसरे नंबर पे, और डेवलपमेंट फंक्शंस, सुरक्षात्मक, संचालन संबंधी कार्य और विकास संबंधी कार्य। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या होता है, जो भी सिक्योरिटीज बाजार में खरीदी या बेची जाती हैं उनमें कोई अनुचित व्यवहार ना हो, किसी निवेशक को कोई धोखा ना दिया जा सके या उन्हें कोई झूठा विवरण ना बताया जाए किसी कंपनी के द्वारा, इन चीजों को रोकना जो है वो सेबी का इस प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर पहला कार्य है। दूसरा कार्य जो है संरक्षात्मक में है, सिक्योरिटीज में आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। अभी हमने आंतरिक ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा कि कुछ लोग जो है वो फायदा उठाने के लिए गुप्त सूचनाएं रखते हैं किसी भी कंपनी की, ताकि जो है वो आम निवेशकों को इसके बारे में जानकारी ना हो सके। तो इस चीज को रोकना भी जो है वो इसी कार्य के अंतर्गत आता है। तीसरा सुरक्षात्मक कार्य है निवेशकों को सिक्योरिटीज में व्यवहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना, कि किस तरह से शेयर्स के जो है वो खरीदने या बेचने का प्रोसेस रहता है, कौन सी कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी जो है वो डाउन आ रही है। इस तरह की कई तरह की एजुकेशंस जो है वो सिक्योरिटी से संबंधित जो है वो लोगों को दी जाती है। कई जगह लोगों को ये पता नहीं होता है, इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं होता है कि किस शेयर्स पे या किस डिबेंचर पे या किस बॉन्ड में जो है वो कितना फायदा होना है, क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, कितने समय में पैसा वापस आएगा। तो हर तरह की एजुकेशन जो है वो इस प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंडर जो है वो निवेशकों को दी जाती है। और अगला कार्य जो सुरक्षात्मक कार्य है सेबी का, वो है प्रतिभूति बाजार से संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, धोखाधड़ी रोकना। जैसे अभी पहले हमने पढ़ा कि ब्रोकर्स को जो है वो धोखाधड़ी से रोकना है, या कोई खरीदने या बेचने वाले जो क्रय या विक्रय करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक नियम के अनुसार जो है वो शेयर्स को खरीदें और बेचें। तो ये हमारे सुरक्षात्मक कार्य थे। सेबी के अगले 2 कार्य में दूसरा है संचालन संबंधी कार्य, रेगुलेटरी फंक्शंस। इसके अंतर्गत शेयर बाजार में किए जाने वाले व्यवसाय का संचालन करना, ये इस कार्य में आता है। ब्रोकर, उप ब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट। हस्तांतरण एजेंट का मतलब है जो शेयर्स को इधर से उधर जो है वो ट्रांसफर करेगा, और इनमें जो पेमेंट्स होगी वो खरीदने वाले से बेचने वाले की और बेचने वाले से खरीदने वाले की और जो है वो जाएगी। मर्चेंट बैंक्स, अभिगोपक, इन सभी का रजिस्ट्रेशन करने का कार्य भी सेबी करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना, वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना, कोई सामूहिक विनियोग स्कीम होती है जिसमें सामूहिक रूप से जो है वो पैसा लगाया जा सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, इसमें रजिस्ट्रेशन करना और इसका भी संचालन करने का कार्य सेबी के द्वारा किया जाता है। और शेयर बाजार के ऑडिट का काम भी जो है वो सेबी के इस रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर किया जाता है। तीसरा जो कार्य है वो है विकास संबंधी कार्य, जो सेबी में किए जाते हैं। किस तरह से विकास किया जाता है सेबी के अंडर, जो भी मिडलमैन जो कि व्यवहार को अंजाम देते हैं, जो शेयर्स को खरीदने और बेचने में इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं, उन मध्यस्थों को प्रशिक्षण देने का कार्य जो है वो सेबी द्वारा किया जाता है। स्वतः संचालित संगठनों को प्रोत्साहित करने का कार्य जो है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। कोई फ्यूचर में कोई नई टेक्निक से जो है वो कार्य किए जा सकें, उसके लिए रिसर्च का कार्य भी जो है वो इसी सेबी के इस डेवलपमेंटल फंक्शन के अंडर किया जाता है। और पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करना, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट पे करें या न्यूज़पेपर में करें, वो सभी का कार्य जो है वो इस तरह का जो सूचनाएं जो है वो सभी तक पहुंचे, उसके बारे में भी जो है वो सेबी कार्य करता है। तो इस तरह से हमारे जो ये 3 फंक्शंस हैं वो सेबी द्वारा किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शेयर बाजार की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज और टर्म्स यूज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग। हर फील्ड के अपने कुछ जो है वो एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी फील्ड को दर्शाते हैं। जैसे हम अगर स्कूल में हैं तो हम ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, बुक्स, लेक्चर स्टैंड, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक आइडिया सा देती है कि ये शब्द जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं। तो उसी तरह से जो है वो जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड कई शब्द होते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, या फिर
कोई स्टेथोस्कोप या कोई जो हमें मेडिकल टर्म के बारे में बताए तो वो वहां की टर्मिनोलॉजी है। तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ शब्द हैं जो सिर्फ वहीं पे यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कॉन्टेंगो, बदला या कंटेंगो। इसमें तेजड़िया ये एक नेचर है स्टॉक एक्सचेंज में। उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूतियों के भाव घटने के कारण सौदे की तिथि को स्थगित करवाने के लिए फाइनेंसर को दिए गए ब्याज को बदला अथवा कंटेंगो कहते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सिक्योरिटीज के भाव घटने के कारण सौदे की तिथि को जो है वो स्थगित करवाता है और फाइनेंसर को ब्याज देने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हम जो है वो कंटेंगो कहते हैं। दूसरा है बैकवार्डेशन, उल्टा बदला। ये दूसरा नेचर है स्टॉक एक्सचेंज में व्यक्ति का। बियर जिसको हम बोलेंगे, मंदड़िया या ऊपर बुल था, ये तेजड़िया है, ये मंदड़िया है। तो बियर द्वारा प्रतिभूतियों के भाव बढ़ने के कारण सौदे की तिथि को स्थगित करवाने के लिए फाइनेंसर को दिए गए ब्याज को उल्टा बदला कहते हैं। तो इसमें जो है वो दोनों का डिफरेंट रोल है। तीसरी जो टर्म है हमारे पास वो यही जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर, बियर के बारे में, मंदड़िये के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सट्टेबाज है जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो सिक्योरिटीज के भविष्य में बाजार भाव कम होने की उम्मीद में बिक्री के वायदे के सौदे करता है। उसकी ये उम्मीद होती है कि जिस दिन शेयर्स की स्पुर्दगी की तिथि से पूर्व या उसी दिन प्रतिभूतियों के मूल्य कम हो जाएंगे और वह घटे हुए मूल्य पर सिक्योरिटी खरीद कर जिसको भी वो बेचना चाहता है उसको दे देगा। तो ये जो है वो एक तरह से एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि इंतजार कर रहा है कि भविष्य में जो है वो शेयर के बाजार की वैल्यू कम हो जाए। बात इसने पहले ही कर रखी है किसी को कि मैं इतने रुपए में दूंगा आपको। मान लीजिए उसने कहा, सोचा है कि मैं 100 रुपए में शेयर आपको दूंगा, लेकिन अब वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन शेयर की वैल्यू जो है वो 60 या 70 रुपए हो जाएगी उस दिन मैं खरीदूंगा और 100 रुपए में जो है वो जिस व्यक्ति के साथ वायदा किया है उसको दे दूंगा। तो ऐसे नेचर वाले व्यक्ति को या सट्टेबाज को हम जो है वो बियर कहते हैं। और यदि इसका अनुमान जो है वो गलत हो जाता है और मूल्य बढ़ जाते हैं तो तब इसे जो है वो हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये इसने जिसको भी शेयर बेचने का वायदा किया होगा ये उसको कुछ समय तक ही रोक सकता है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकता है। बियर मार्केट क्या है? एक लंबे समय तक सिक्योरिटीज के बाजार भाव में अगर गिरावट होती रहती है तो उस मार्केट को हम जो है वो बियर मार्केट, उस समय को हम जो है वो बियर मार्केट कहते हैं। कि आजकल स्टॉक एक्सचेंज में बियर मार्केट चली है, कहने का मतलब है कि सिक्योरिटीज का जो है वो रेट मार्केट में गिरता चला जा रहा है। बिड प्राइस नेक्स्ट टर्म है। वह मूल्य जो ग्राहक एक सिक्योरिटीज के लिए देने को तैयार हो जाता है उसे हम जो है वो बिड प्राइस कहते हैं। जो भी सिक्योरिटी खरीदने के लिए ग्राहक जिस मूल्य पे तैयार हो जाएगा वो उसका बिड प्राइस हो जाता है। ब्लू चिप शेयर, एक डेवलप्ड समृद्धशाली कंपनी के अंश को हम जो है वो ब्लू चिप शेयर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बोर्सेज, अंश बाजार। स्टॉक एक्सचेंज का ही दूसरा नाम जो है वो बोर्सेज है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये नाम से संबंधित है। तो अंश बाजार का ही, स्टॉक एक्सचेंज का ही दूसरा नाम बोर्सेज है। ब्रोकर क्या है? अगली टर्म, स्टॉक एक्सचेंज का वो सदस्य है जो गैर सदस्यों के लिए सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करता है, उसे हम ब्रोकर कहते हैं। और भारत में इस सदस्य को कमीशन ब्रोकर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है बुल। बियर के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, अब हम बुल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये उससे उल्टा होता है। ये व्यक्ति सिक्योरिटीज के मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति जो है वो बुल कहलाता है। पहले जो था वो बियर था, मंदड़िया जिसे मैंने बताया आपको, वो ये सोचता है कि रेट कम होगा मैं तब खरीदूंगा और ज्यादा रेट में आगे बेचूंगा। लेकिन यहाँ पर बुल का जो है वो नेचर अलग है। ये सिक्योरिटीज के मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति होता है। ये सट्टेबाज सिक्योरिटी के क्रय के सौदे इस उम्मीद से करता है कि प्रतिभूति की स्पुर्दगी की तिथि, जिस दिन सिक्योरिटीज की स्पुर्दगी होनी है उस तिथि या उससे पहले उसका बाजार भाव अधिक हो जाएगा और वो सिक्योरिटीज को अधिक भाव में बेच सकता है और वो लाभ भी अर्जित करेगा। नेक्स्ट है कॉल ऑप्शन। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने के बाद विकल्पदाता से विशेष सिक्योरिटी पूर्व निश्चित मूल्य पर या एक निश्चित दिन खरीदने अथवा ना खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। अगली टर्म है कॉर्नरिंग, रोके रखना। किसी स्पेशल सिक्योरिटी की लगभग
संपूर्ण पूर्ति, पूरी सप्लाई को किसी व्यक्ति या समूह के लिए रोके रखना, वो कॉर्नरिंग कहलाता है। जब वो स्पेशली किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन को या किसी व्यक्ति को या किसी समूह को ही बेचना चाहता है और वो शेयर्स को रोक के रखता है, उस स्थिति को जो है वो कॉर्नरिंग बोला जाता है। करेक्शन, संशोधन का अभिप्राय अचानक विपरीत दिशा में चलने से है। स्टॉक मार्केट की अचानक दिशा बदलने को हम जो है वो करेक्शन कहते हैं। जैसे यदि अंशों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और उनके भाव में एकदम से गिरावट शुरू हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम जो है वो करेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है पेपर रहित डीमैट, डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अंशधारी या शेयर होल्डर के वास्तविक अंश प्रमाण पत्रों को वापस लेकर उसके स्थान पर समान संख्या में अंशधारी के उस खाते में जमा कर दिए जाते हैं जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोला जाता है। इसके बाद वह अंशधारी जब भी खाते में जमा हो चुके अंशों में व्यवहार करेगा तो ना तो उसे वास्तविक स्पुर्दगी देनी पड़ेगी, कहने का मतलब है कि उसको प्रैक्टिकली जो है वो फिजिकली जो है वो शेयर्स देने की जरूरत नहीं है किसी को, और ना ही लेने की जरूरत है। उसका लेन देन जो है वो उस डीमैट अकाउंट से ही डेबिट क्रेडिट करते हुए होता जाएगा। आगे है यूरो बॉन्ड। नेक्स्ट टर्म, वे बॉन्ड जो देश से बाहर निर्गमित किए जाते हैं उन्हें हम यूरो बॉन्ड कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके बारे में हमने पहले भी समझा है। वह सौदे जो मूल्यों को प्रभावित करने वाली अप्रकाशित, मतलब जिसे गुप्त रखा जा रहा है, उन सूचनाओं के आधार पर जो सौदे किए जाते हैं उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसमें आम निवेशकों का बहुत नुकसान होता है, उन्हें इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वह संस्था जो प्रतिभूतियों में बहुत अधिक संख्या में व्यवहार करती है, वे संस्थागत विनियोक्ता कहलाती है, जैसे वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक आदि। अगली टर्म है कर्व ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवहार के जो घंटे होते हैं, टाइमिंग होती है, उसके पूर्व व पश्चात किए जाने वाले व्यवहारों को कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास लैम डक। जब एक मंदड़िया बियर अपने वायदों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करता है और वह ये सोचता है कि अब उससे वो नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति को जो है वो हम लैम डक कहते हैं। जैसे कि एक लंगड़ा बतख हो जाता है, उसकी स्थिति वैसी हो जाती है, तो उसे लैम डक का नाम दिया जाता है। ऑड लॉट्स, शेयर बाजार में एक कंपनी के अंशों को एक विशेष संख्या में ही खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, और हर एक कंपनी की जो है वो अलग अलग संख्या ये हो सकती है। जैसे कई 100 के गुणांक में खरीदते या बेचते हैं, कई 50 के गुणांक में, कई 10 के, कई 5 के। इस प्रकार के अंश समूह को हम लॉट कहते हैं। लेकिन इसके उल्टा यदि अंश उक्त संख्या से कम मात्रा में खरीदे या बेचे जाते हैं तब हम उसे जो है वो ऑड लॉट कहते हैं। नेक्स्ट है पुट ऑप्शन। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो विकल्पधारी को निश्चित नजराना चुकाने पर विकल्पदाता से विशेष प्रतिभूति पूर्व निश्चित मूल्य पर तथा एक निश्चित दिन बेचने अथवा ना बेचने का अधिकार प्रदान करता है। इसके बारे में हम पहले भी शायद पढ़ लिया हमने इसके बारे में। नेक्स्ट टर्म है आपके पास सेबी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में तो आप जान ही गए हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो शेयर बाजारों पर कंट्रोल रखती है और निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करती है, और इसका पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इस संस्था का प्रारंभ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को समाप्त करके किया गया है, जो पहले बनाया गया था, उसको अंत करके जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। सिक्योरिटीज क्या है, इसके बारे में भी आप शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। शेयर बाजार के संदर्भ में जो सिक्योरिटीज का अर्थ जो है वो ऐसे डॉक्यूमेंट से है जिनका उस शेयर बाजार में क्रय विक्रय होता है, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की इकाइयां वगैरह। नेक्स्ट टर्म है आपके पास सेंसेक्स। मुंबई शेयर बाजार के 30 कंपनियों के अंशों के आधार पर अंशों के बाजार भाव के जो उतार चढ़ाव को दर्शाता है उस सूचक को हम सेंसेक्स कहते हैं। ये भी हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट सेलिंग, न्यून विक्रय का अभिप्राय किसी ऐसी सिक्योरिटी के विक्रय से है जो विक्रेता के पास नहीं है, और विक्रेता इस उम्मीद से विक्रय कर देता है कि इस प्रतिभूति का मूल्य घटते ही वह स्फुर्दगी दे देगा। यदि उसकी आशा के विपरीत हो गया और मूल्य बढ़ गया तो उसको हानि हो जाती है। और नेक्स्ट है सट्टेबाज, स्पेकुलेटर किसे कहते हैं, वो व्यक्ति जो सिक्योरिटीज का वास्तविक क्रय विक्रय नहीं करता है बल्कि सिर्फ मिडलमैन का कार्य कर रहा है, खरीदने और बेचने में इन्वेस्टर्स की हेल्प कर रहा है, उनके बाजार भाव में परिवर्तन के लाभ से वो जो है वो लाभ अर्जित करता है और उसी उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पे वो कार्य करते हैं, उन्हें हम जो है वो स्पेकुलेटर कहते हैं। लास्ट है आपके पास चंचल सट्टेबाज, टैग।
ये एक ऐसा सट्टेबाज होता है, ना तो सिक्योरिटीज का क्रय करता है और ना ही विक्रय। ये नए जारी किए जाने वाले अंशों के लिए इस उद्देश्य से एप्लीकेशन भेजता है कि जैसे ही उस कंपनी के अंशों की मांग की वृद्धि होगी और फलस्वरूप उसका बाजार भाव बढ़ेगा, तो वह इन अंशों को बढ़े हुए मूल्य पर बेचकर लाभ अर्जित करेगा। तो ये जो व्यक्ति होता है, ये सट्टेबाज होता है, जो ये अंशों की सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही देता है, उसके आगे का अमाउंट वो पे नहीं करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ अंशों को खरीदने का होता है। उसके बाद जो है वो उसने अलॉटमेंट करने से पूर्व ही उसका विक्रय कर देना होता है। तो इस प्रकार वह न्यूनतम धन लगाकर अधिकतम अंशों का व्यवहार करने में सफल होता है। लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही है, यदि उसकी आशा के विपरीत अंशों के भाव गिर जाएं तो उसको हानि हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वो हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और स्टॉक एक्सचेंज का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। पूरी यूनिट हमारी जो है वो ये कंप्लीट हो जाती है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, फेस मास्क पहने और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं। हैव अ नाइस डे।